ये मेरे लिए। अरे गोली कुछ भेजे हैं सर। चलिए चलिए बैठ जाइए। बोर्ड पे सेट करना पड़ेगा ना। हो गया। OBS सेटिंग में जाकर हाइड OBS का ट्रिक आता है, वो ओके कर दीजिए। OBS कर दे दिया है उसको। बाद बाकी इंग्लिश और हिंदी के वजह से उसका सबसे ज़्यादा मार्क्स कम आया है, लेकिन उसको टक्कर दिया है 4 गो लड़का 1 गो लड़की, है ना। जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स की बात कर रहा हूँ, जिसको मैंने मैथ्स भी पढ़ाया था और फिजिक्स भी पढ़ाया था। तो अब इंग्लिश हिंदी क्या कर रहा है बाहर में वो हमको नहीं पता चलेगा। वैसे वो पहले भी आई हुई थी तो बोली हुई थी कि हमारा इंग्लिश हिंदी में, तो और उसका इंग्लिश की वजह से और हिंदी की वजह से बहुत कम नंबर गया। थोड़ा सा भैया पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, साथ साथ इंग्लिश हिंदी बहुत मायने रखता है भाई, है ना। बहुत अफसोस होता है कि जब मेरे भैया जाके कीजिए। देखो खासकर CBSE बोर्ड वाला नहीं भी करता है तो कोई दिक्कत नहीं, उसको शुरू से आता है ना, वो शुरू से हर चीज़ पढ़ के रखा हुआ है। लेकिन भाई जो बिहार बोर्ड है, जो आप लोग 10th क्लास में इंग्लिश, 10th क्लास के बाद आने के बाद इंग्लिश का मतलब समझे, अब जाके प्लीज़, ज़्यादा नहीं है, शायद 200 या 300 रुपया लेगा मंथली का, पढ़ लीजिए अच्छे से, है ना। कहीं पे भी जाके कोई नहीं है कि ऐसा उसी पे जाओ, आपको जहाँ अच्छा लगता है, जो टीचर भाई आपको जहाँ अच्छे से समझा पाता है उसके पास जाइए और पढ़िए, है ना। लेकिन मत कर, ऐसे हरकतें मत कर। इंग्लिश और हिंदी बहुत मायने रखते हैं आपके नंबर पे, है ना। परसेंटेज आपको वही पे, आप कितना भी अच्छे से हर चीज़ कर लेते हैं फिर भी थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है ना। तो इसलिए है कि आप, हाँ देखो, मतलब ज़्यादा से नहीं 5 गो है या 6 गो है, पूरा का तो नंबर अभी तक नहीं पता चला, आज पूरा पता चल जाएगा। जो 400 से ऊपर है, दुइये गो का हमको पता नहीं नाम चले, 5 गो या 6 गो, एगो दूगो एक आकाश का, एगो इसका पूरा, हाँ 400 पूरा एग्जैक्ट। एगो है 454 आकाश। अरे हमको नहीं पता चला है, प्रेम सर से बात हुई थी रात में 9 बजे, तो बोला सर 5-6 गो है, नाम ही नहीं पता चल रहा है कि कौन है। आज पूरा डिटेल्स में, कल देखो, कल किसी को कॉल भी किया जा रहा था ना तो रो रही थी। हाँ सिंपल सी बात है, जिसका एक्सपेक्टेशन ज़्यादा होगा उसको कम आने का चांस में तो रोएगी। अच्छा नंबर है 357 वाले, कोई खराब नंबर तो नहीं है। वो भी बिहार बोर्ड से आके 357 है, 370 है, 397 तक भी नंबर है, 3 नंबर से आगे पीछे है। भैया इतना तो कंफर्म है, 150 स्टूडेंट में से 2 गो स्टूडेंट सेकेंड डिवीजन, 3 गो स्टूडेंट फेल। हाँ हाँ, अब जो है सो फैक्ट है। क्यों रिटर्न करेंगे? एक चीज बताओ, क्यों रिटर्न करेंगे?
कैमरा, तो उसका जो कंडीशन है वो भी तो अप्लाई होना चाहिए ना, कंडीशन अप्लाई होना चाहिए कि नहीं। लालू यादव को कौन जानता होगा, उसमें लालू यादव बोलते थे, रिकॉर्ड था, पढ़ता नहीं था बिल्कुल, 370 नंबर है उसका। हाँ, लालू यादव सब जानते होंगे भैया, हम ही उसको बहुत मजाक उड़ाते उसका क्लास में, लेकिन वो लड़का छुपा रुस्तम निकला। लास्ट के टेस्ट में वो अच्छा परफॉर्मेंस भी दिया था, और इसमें हमको यकीन नहीं था उसको फर्स्ट डिवीजन, वो भी इतना बढ़िया। कहाँ गया नंबर आपको, कहाँ गया रे? फेल का नाम नहीं अभी पता है, हिंदी मीडियम में फेल है, इंग्लिश मीडियम में कोई फेल नहीं, नहीं इंग्लिश मीडियम में कोई नहीं, हिंदी मीडियम फेल। ये देख, अगर हम सुधा कुमारी की आकाश पांडे के साथ कंपेयर करेंगे तो 3 नंबर सिर्फ कम है। मैथ्स में 96 है, 83 केमिस्ट्री में, और फिजिक्स में 81 है। हाँ, इंग्लिश बहुत कम है, इंग्लिश में 78 है और हिंदी में 62 है। वही तो दिक्कत है, बहुत दिक्कत होता है। ऐसा मत सोचिए, जो सोच रहेंगे 2-3 महीना में पढ़ लेंगे, मत ऐसा कीजिए। आज पूरा रिजल्ट के बारे में पूरा, सबसे पहले आज कल तक सब रो ली होगी, शांत भी हो गया रात भर में, तो आज हमने कल ही फोन करने वाले थे सबको, क्योंकि सबके पास डेटा है। अरे कर देते हैं, 150 स्टूडेंट है, उसको थोड़ा सा ये करना तो दिक्कत है ना, है ना? क्या चाहिए? है, सब कुछ है। अरे बहुत, इतना थोड़ी हम रोल नंबर सबका रखे, बहुत कम का है। आज जो रजिस्टर है ना, जिसका एडमिशन यहाँ पर हो पड़ा था, सबका नंबर है। कल बात हुई बहुत से, नंबर रो रही थी तो पूछे नहीं, छोड़ दिए। तो आज शाम टाइम में एक बार बैठेंगे, 1-1.5 घंटा, सबका नंबर पूछा जाएगा, उसके सामने में लिखा जाएगा, फिर एक्सेल सीट में नोटिस बोर्ड पे लग जाएगा। टेंशन मत लीजिए, आप लोग देख लीजिए, है ना? चलिए, हाँ छोड़ो इसे बजे, पीछे पिकनिक मनाने के लिए भैया होली मनाइएगा, कोई दिक्कत? सुन लो, आप होली मनाइएगा, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, जिस चीज के लिए आए हैं थोड़ा सा उस काम को कर लेते हैं, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, सुन लो, अभी मत चालू कीजिए, समझाएंगे तब लिखेंगे, सुनिएगा। मीन्स उस सब के बारे में मैंने आपको डिटेल में बताया था, ठीक है? आज हम बात करेंगे भैया स्फेरिकल मिरर के बारे में, ठीक है? अब स्फेरिकल मिरर में भी 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है? तो अभी फिलहाल फटाफट हेडिंग डाल लीजिए, आप लोग हेडिंग डाल लेंगे भैया, लिखिए तो स्फेरिकल मिरर, लिखने दीजिए, इसके बाद समझाएंगे तब। जो अगले, हाँ सुनिएगा, इससे पहले जो हमने क्लास लिए थे वहां पर हमने आपको मिरर के बारे में बताए थे, है ना? और मिरर के बारे में जब हमने बात की तो वहां पर बताए थे आपको कि 2 टाइप्स के मिरर होते हैं, एक प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर, ठीक है? तो प्लेन मिरर के बारे में हमने अच्छे से पूरा डिस्कस किए हुए थे, आपको याद होगा, है ना? ये जो है आपको मिरर के बारे में, प्लेन मिरर के बारे में अगर बात करेंगे तो प्लेन मिरर क्या होता है, कैसे इसके ऊपर इमेज फॉर्मेशन होता है, क्या कंडीशन है ना? इसके कुछ पॉइंट्स यहाँ पर हमने डिस्कस किए थे, ठीक है? इसके बाद नेक्स्ट जो पिछला क्लास था उसमें जाते जाते हमने कुछ स्फेरिकल मिरर के टर्म एंड कंडीशन, या कौन कौन सा टर्म्स है, क्या क्या कंडीशन, उसके बारे में समझे थे। आज उसके बारे में थोड़ा सा बढ़िया से लिख के और ध्यान से समझेंगे, ठीक है? देखो, स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करेंगे तो यहाँ पर स्फेरिकल मिरर के बारे में बात करते हैं। तो भैया स्फेरिकल मिरर मैंने आपको उस दिन भी बताया था, 2 टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं। कितने टाइप्स के स्फेरिकल मिरर होते हैं? 2 टाइप्स के। एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास होता है भाई, एक हॉलो स्फेरिकल ग्लास है,
उसी को अगर आप दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, है ना, तो एक अलग, दो टाइप्स के अलग अलग मिरर आता है। बात कंडीशन अलग है कि किसी का जो पॉलिश्ड वाला सरफेस है वो अंदर होता है और किसी का क्या होता है, बाहर होता है। अब किसका अंदर होगा किसका बाहर होगा, या रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में बात करते हैं तो वो किसी का अंदर होगा और किसी का क्या होगा, बाहर होगा, है ना। तो उस कंडीशन से बात करते हैं, ध्यान से समझेंगे भैया। यहाँ पर एस्फेरिकल मिरर आप देख रहे होंगे, मैंने लिखवाया हूँ यहाँ पर कि एक एस्फेरिकल मिरर जो होगा उस टाइप का मिरर होता है जिसमें रिफ्लेक्टिंग जो सरफेस है अ पार्ट ऑफ किसका, ये किसका, तो हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का। किसका पार्ट है, हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का है। अब दो पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड किए, एक जिसमें से सबसे पहला है कनकेव मिरर, जो आपने क्लास 10th में पढ़े होंगे, जिसको आप अवतल दर्पण बोलते थे, याद है ना भैया। हिंदी की बात करेंगे, आपने क्लास 10th में इसको आप अवतल, है ना, अवतल दर्पण बोलते थे। और एक होता था भैया उत्तल, क्या होता था, उत्तल दर्पण, है ना। तो यहां पर हम अवतल दर्पण को कनकेव और उत्तल को कन्वेक्स पढ़ेंगे, है ना। तो अब इन दोनों के आपने क्लास 10th में जरूर पढ़े होंगे, हिंदी वाले, है ना, जो भी है बिहार बोर्ड वाले, जो आपने क्लास 10th में मिरर के बारे में, दर्पण के बारे में पढ़े हैं, अवतल करके और उत्तल करके। तो आज सेम कंडीशन वही है। मैंने आपको बोला हुआ था कि अभी से जितना भी क्लासेस चल रहा है भैया मिरर में, या जो भी क्लास है पूरा 10th में आपने पढ़े हैं, लेकिन कुछ कुछ पोर्शन यहाँ पर जो होगा जो थोड़ा सा आपको मैंने इसमें ऐड किया हूँ, ठीक है। अब देखो अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, तो अगर मैं कनकेव मिरर की बात करूं तो इसका मतलब क्या है, मैंने उस दिन बताया था कि स्पून जो होता है ना, स्पून देखे होंगे ना, तो स्पून कुछ इस शेप का होता है भैया, अंदर से यहाँ पे गड्ढा रहेगा और ये उभरा रहेगा, मतलब उठा रहता है। तो ये एक टाइप का कंडीशन। देखो कनकेव मिरर की बात करेंगे तो जो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है ना, जहां से वो कोई भी किसी ऑब्जेक्ट को क्या कर सकता है, रिफ्लेक्ट कर सकता है, तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है क्या होता है, टुवर्ड्स द सेंटर, मतलब सेंटर जहां पर रहता है ना उसके अक्रॉस, उसी के फॉर्म। और जो उठा हुआ पोर्शन है वो क्या रहता है, पॉलिश्ड रहता है ना। ये जो उभरा हुआ ऐसा रहेगा, तो ये जो कर्व शेप जो बन रहा है वो क्या रहेगा, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस रहेगा, और जो उठा हुआ वो क्या रहेगा भैया, पॉलिश्ड रहेगा, है ना। आप डायग्राम में आप देख सकते हैं, मैंने भी ऐसे बनाया हूं, ये वाला पोर्शन क्या है, इसका रिफ्लेक्टिंग है, और ये पोर्शन क्या है, उसका पॉलिश्ड है ना। कैसा है, हार्ड सरफेस बोलेंगे या फिर इसको क्या बोलेंगे, पॉलिश्ड बोलेंगे, ठीक है। तो आप भैया कनकेव मिरर की बात करेंगे तो वो भी एक टाइप का पार्ट है, किसका, तो हॉलो स्फीयर का। मैंने आपको बताया ना स्फेरिकल मिरर में कि ये एक पार्ट होता है हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का, तो भैया हॉलो स्फीयर ऑफ ग्लास का ही एक पार्ट है जिसका नाम है कनकेव मिरर, जिसमें जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस के बारे में मैंने बात किया, वो टुवर्ड्स द कहां पर, द सेंटर ऑफ द स्फीयर, है ना। अगर ये कर्व है तो इसका सेंटर कहीं यहां पर होगा, है ना, तो उसी के अक्रॉस क्या है, यहां पर उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस है। लेकिन जस्ट उसके पीछे की बात करेंगे तो ये कौन सा सरफेस होगा भैया, तो पॉलिश्ड वाला सरफेस, यहां से रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता। समझ में यहां तक। कौन सा मिरर के बारे में बात कर रहे हैं, कनकेव मिरर के बारे में बात कर रहे हैं। कनकेव मिरर का जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो टुवर्ड्स द कहां पर, सेंटर पे। किसके सेंटर में, तो स्फीयर के सेंटर में, जो स्फीयर है उसके सेंटर में। क्लियर, समझ में। अब चलो भाई साहब दूसरा कंडीशन है। दूसरा कंडीशन में मैंने आपको बताया था कन्वेक्स है, जिसको आप उत्तल दर्पण बोलते हैं, है ना। कन्वेक्स है जो क्या होता है, उत्तल दर्पण होता है। अब सेम कंडीशन, यही स्फेरिकल मिरर ही है, लेकिन इसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होगा वो क्या होगा, उभरा वाला पोर्शन, जो उठा हुआ पोर्शन होता है, ये क्या रहता है उसका भैया, रिफ्लेक्टिंग रहता है। और जो सेंटर के पास जहां पर है वो क्या रहेगा, इसका पॉलिश्ड रहेगा, है ना। आप देख लीजिए ध्यान से, ऐसा ही बना हुआ है ना, इस तरीके से। तो ये पोर्शन जो है क्या है, रिफ्लेक्टिंग है, और ये पोर्शन क्या है इसका भैया, पॉलिश्ड है ना। तो जो रिफ्लेक्ट करेगा कहां से करेगा, इस पोर्शन से, है ना। तो कन्वेक्स मिरर भी आपका हॉलो स्फेरिकल मिरर का ही एक क्या है, पार्ट है ना, ग्लास का एक पार्ट है, जिसमें आपका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है भैया वो अवे है, कहां से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ स्फीयर। अवे मतलब थोड़ा सा दूर पे, उसके बगल। इस कंडीशन समझ में आया यहाँ तक भैया। दोनों कंडीशन में ध्यान से समझिएगा, कन्वेक्स और कनकेव में क्या डिफरेंस है। अगर मैं कनकेव की बात करूं तो उसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो स्फीयर के सेंटर के पास है, टुवर्ड्स है ना। लेकिन अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो सेंटर ऑफ से कहाँ है, अवे है, क्या, रिफ्लेक्टिंग सरफेस।
क्लियर यहाँ तक? नहीं तो आप इतना ध्यान रखेंगे, एक चम्मच जो होता है ना, आपके घर में जो चम्मच होता है, तो अगर जब आपको उसको कनकेव या कन्वेक्स बनाना है, अगर सपोज मान लो आपको कनकेव बनाना है, तो कनकेव बनाना है तो जिस पोर्शन में आप खाना उठाते हो, ऐसे तो नहीं उठाते होंगे, है ना, जिस पोर्शन में आपका खाना या चम्मच से जो वो वाला पोर्शन क्या होगा भैया, रिफ्लेक्टिंग होगा, और नीचे वाला पोर्शन क्या होगा, पॉलिश्ड होगा, है ना। और अगर मैं जस्ट उल्टा कर दूं तो ऊपर वाला जो उभरा वाला पोर्शन क्या होगा, रिफ्लेक्ट होगा, किसके लिए, कन्वेक्स के लिए, है ना, और नीचे वाला जो कर्व शेप रहेगा वो क्या रहेगा, पॉलिश्ड रहेगा। समझ में आया तक? तो ये दो मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स, ठीक है। अब इसके भैया कुछ टर्म्स है जिसके बारे में हमने बात करेंगे, कुछ टर्म्स के बारे में जो मैंने आपको समझाया था, और आज फिर से अगेन हम कनकेव और कन्वेक्स के लिए उस सारे टर्म्स के बारे में बात करते हैं, ठीक है। ध्यान से समझेंगे। सबसे पहला कंडीशन, मैं यहाँ पर भैया दो मिरर बनाऊंगा, ठीक है। दो मिरर के साथ हम आपको समझाने वाले हैं। यहाँ पर देखो लो ध्यान से भाई साहब, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो अभी जस्ट मैंने आपको समझाया हूँ कि अगर कोई इस टाइप्स का मिरर है, देखो ध्यान से, उल्टा कर देता हूँ थोड़ा सा, देखिए ध्यान से, अगर कोई एक इस टाइप का मिरर है, अरे यार, ठीक है। अब देखो ध्यान से भैया, जब इसके ऊपर वाले पोर्शन क्या है, यहाँ पर पॉलिश्ड है, तो इसको किस टाइप का मिरर बोलते हैं भैया, कनकेव मिरर है या कन्वेक्स है, कनकेव मिरर है। अच्छा, ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर मैं आपको हर एक एक कंडीशन करके बता देता हूँ। देखो भैया, ये जो मिरर है, मान लेते ये पोर्शन आपका ए है और ये पोर्शन क्या है, बी है, तो इनका जो ए बी का जो लेंथ होगा, इसी को क्या मैं इसका डायमीटर बोल सकता हूं भाई। ये जो है, अगर ये पोर्शन आपका ए है और ये पोर्शन क्या है, बी है, तो यहां से यहां तक का लेंथ को ही आप क्या बोलते हैं, डायमीटर। किसका डायमीटर, तो मिरर का डायमीटर, है ना। और इसी लेंथ को आप बोलते हैं अपर्चर। क्या बोलते हैं भैया, अपर्चर। मतलब ये जो पोर्शन है मिरर का, ये ए और ये बी, तो यहां से यहां तक लेंथ आएगा ना, इसको एक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं, डायमीटर बोल सकते हैं, है ना। तो ए से बी के लेंथ को ही या डायमीटर को हम क्या बोलेंगे भैया, अपर्चर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना भैया, ये जो मिरर है, ए और बी मिरर है, इसके जो ये जो सेंटर पॉइंट होगा, इसको हम क्या नाम देते हैं भैया, तो पोल, या इसी को नाम देते हैं वर्टेक्स। दो नाम बोल सकते हैं, क्या नाम बोल सकते हैं, या तो आप इसको क्या बोल सकते हैं, पोल या फिर वर्टेक्स। क्लियर यहां तक? अब देखो भाई, ये एक स्फीयर है, तो अगर कोई भी चीज कर्व रहता है तो उसका कोई ना कोई कहीं ना कहीं एक पॉइंट होता है जिसको आप सेंटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेंटर। तो भाई मान लेते हैं यहां पर भी कोई एक ऐसा इस स्फीयर का एक सेंटर वाला पॉइंट है जो ये पोर्शन है ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब ध्यान से समझेंगे भैया, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है ना, अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो ये जो लाइन जो आपको मैं बना रहा हूं, ध्यान से देखेंगे, ये जो लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से किसको की तरफ जा रहा है, पोल की तरफ जा रहा है ना। जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से कहां पर है भैया, पोल के तरफ है, तो इस लाइन को हम क्या नाम दे देते हैं, ये क्या होगा, रेडियस कहलाएगा। क्या कहलाएगा भैया, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर। मतलब एक तरीके से अगर बोला जाए, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर और किसके बीच का भैया, पोल के बीच का। जो डिस्टेंस होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का, उसी को हम क्या बोलेंगे, रेडियस बोलेंगे, है ना। अब देखो ध्यान से भैया, सेंटर ऑफ कर्वेचर को आप जनरली सी से डिनोटेट करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर को हम आर से डिनोटेट करते हैं, पोल हो या वर्टेक्स हो उसको हम किससे डिनोटेट करेंगे, पी से डिनोटेट करेंगे, ठीक है। अब ध्यान से समझना, एक ऐसा एक और लाइन है जो भैया आपको पास तो करेगा किससे, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बात करेंगे या फिर पोल से। अगर ये दोनों से एक ऐसा लाइन जो पास कर रहा है ना, ये लाइन दिख रहा है आपको, ये पूरा यहां से यहां तक जो पास कर रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं भैया, इसी को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या होता है आपका, तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है ना। तो इन्हीं सारे टर्म्स के बारे में हमने आपको अभी बताया है कि आपका ये प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, मतलब सेंटर से इस पोल के बीच का जो डिस्टेंस है जिसको रेडियस ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, वो क्या होता है। अगर मैं मिरर के सेंटर पॉइंट की बात करूं तो इसको हमने क्या नाम दिया, पोल दिए, या इसी को हम क्या बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। तो ये क्या होता है ना। तो इन्हीं कुछ टर्म्स के बारे में हमने यहां पर बात किए थे।
इन्हीं कुछ टर्म्स के बारे में हमने यहां पर क्या किया, बात की है। देखो सबसे पहला कंडीशन है भैया सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना। सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको पता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर चाहे कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर हो, दोनों के दोनों किसका पार्ट है, एस्फेयर का, हॉलो एस्फेयर का। और हॉलो एस्फेयर होगा या कर्व होगा तो उसका कोई ना कोई एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या कहलाएगा भैया, उसका सेंटर कहलाएगा। उसी सेंटर को क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं। सिंपल सा कंसेप्ट समझ में आया यहां तक। फिर से समझिएगा भैया, चाहे वो कनकेव हो या कन्वेक्स हो, मिरर की बात कर रहा हूं, चाहे वो कनकेव मिरर हो या कन्वेक्स मिरर, दोनों किसका पार्ट है, हॉलो एस्फेयर ग्लास का पार्ट है। भैया जो हॉलो है या स्फेयर है उसका कोई ना कोई एक पोर्शन होता है ना जो सेंटर कहलाता है, और उसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम किससे डिनोटेड करते हैं, सी से, है ना। जिसको हम किससे डिनोटेड करेंगे भैया, सी से। देखिए डिफिनीशन क्या लिखा हुआ है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज द सेंटर ऑफ किसका, हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का। बताया ना मैंने, जो हॉलो स्फेयर ऑफ ग्लास का जो सेंटर होगा वही सेंटर किसका कहलाएगा भैया, मिरर का कहलाएगा। और उसी स्फेरिकल मिरर इस पार्ट होगा और जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करेंगे भैया, सी से। समझ में आया भैया, जो हॉलो स्फेयर ग्लास जो है आपका, वही आपका, उसी से आप दो पार्ट्स निकालते हैं ना, एक कनकेव और एक कन्वेक्स। तो जो सेंटर है वो सेम किसका होगा, मिरर का होगा। तो उसी सेंटर को हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलेंगे। किससे डिनोटेड करते हैं इसको, सी से। समझ में आया यहां तक। आप डायग्राम देख लीजिए ध्यान से, डायग्राम अगर भैया आप इसकी बात कर रहे हैं, कोई बोला होगा सर आपने कनकेव कन्वेक्स का नहीं बना दिए। चलिए देखिए ध्यान से भाई, हम अगर मैं कन्वेक्स की बात करूं तो देखो ध्यान से, ये कन्वेक्स है, ध्यान से समझेंगे। ये क्या होगा, कन्वेक्स मिरर है। ये कैसा मिरर है भैया, कन्वेक्स मिरर है ना। अगर मैं इसके पोर्शन के लिए बात करूं तो ये, अगर मैं इसको ए और बी नाम दे देता हूं तो ये कन्वेक्स मिरर का क्या होगा, क्या कहलाएगा, अपर्चर या लेंथ या डायमीटर, है ना। इसका जो सेंटर पोर्शन है ये है, ये क्या कहलाएगा भैया, इसका पोल कहलाएगा, या इसी को क्या नाम बोल सकते हैं, वर्टेक्स बोल सकते हैं। क्लियर यहां तक भाई। मान लेते हैं कि इसी के कुछ यहां पर पोर्शन में क्या होगा, इसका सेंटर होगा। सेंटर बाहर तो नहीं होगा, समझ में है ना, सेंटर भैया इसके बाहर तो नहीं होगा, क्या होगा, अंदर ही होगा ना। अच्छा अब ध्यान से समझेंगे, अगर मैं इन दोनों लाइन को मिला दूं, इन दोनों लाइन को अगर मिला दूं तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेडियस। क्या बोलेंगे, रेडियस। इसको किससे डिनोटेड करते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो कहलाता है, इसको किससे डिनोटेड करते हैं, आर से। अच्छा अब देखो, अगर भैया इसी सेंटर से मान लेते हैं यहां से कोई एक लाइन जो है पास कर रहा है, किससे, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए, किससे पास करेगा, पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए, तो उस लाइन को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे। समझ में आया, क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, है ना। तो यही जितने भी टर्म्स हमने यहां पर बात की, तो सारे चीज ये दोनों के लिए सेम है। अब ऐसा नहीं है कि इसके लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर अलग होगा तो इसके लिए अलग होगा, है ना। सेम कंडीशन है, दोनों का सेंटर पॉइंट आप देख रहे होंगे, ये सेंटर है, सॉरी ये आपका सेंटर पॉइंट है जिसको आप सी से डिनोटेड करेंगे। यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर आर कहलाएगा। भैया ये पोल होता है जिसको पी बोलते हैं, और ये आपका क्या है, अपर्चर। समझ में यहां तक क्लियर, दिक्कत है कोई यहां तक में, नहीं ना। चलिए फिर से एक बार समझ लेते भैया। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर समझ गए दोनों के लिए, अरे हाँ ही नहीं। अब देखो पोल के लिए मैंने आपको बता दिया हूं, जो मिरर का जो सेंटर होगा वही क्या कहलाएगा, पोल कहलाएगा। भैया मिरर, जैसे ही मान लो ये पेन है, तो पेन का कोई ना कोई एक सेंटर पॉइंट होगा ना, उसी को हम क्या बोलेंगे, पोल बोलेंगे। और उसी का एक दूसरा भी नाम है जिसको हमने क्या लिखे, वर्टेक्स लिखे। समझ में आया, क्या नाम देते हैं उसको, वर्टेक्स देते हैं। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इन्होंने सही बोला हुआ था। अगर सपोज मान लो ये, अगर यहां पर कोई पोल है ना, और यहां पर भैया कोई सेंटर है, तो इसके लाइन, यहां इस पॉइंट और इस पॉइंट के डिस्टेंस को ही हम क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर, है ना। या तो आप, मैंने अलग अलग कंडीशन में लिखा हो, तो आप ऐसा भी बोल सकते हैं, द डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, वही क्या कहलाएगा आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर कहलाएगा। किससे डिनोटेड करेंगे भैया, आर से। क्लियर यहां तक, कोई दिक्कत नहीं ना। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर है ना, जिसको स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड रिप्रेजेंट किससे भैया, आर से, है ना। यहां पर हट गया रे, प्रिंसिपल एक्सिस है भैया। एक लाइन जो होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होते हुए और किससे पास करेगा, पोल से पास होगा, है ना। अब ऐसा नहीं भैया, अब ऐसा नहीं है, ध्यान से समझेंगे इसको।
एक चीज ध्यान से समझो। अब ऐसा नहीं कि भैया मान लो कोई एक मिरर है, सुन लो ध्यान से, कोई भी मिरर है, चलिए मैं यहाँ पे कनकेव मिरर ही बता रहा हूँ। अब ऐसा नहीं, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर यहाँ पर है, पोल यहाँ पर है, और आपने कोई एक ऐसा लाइन दी है जो सिर्फ पोल से पास हो रहा है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं हो रहा है, तो आप इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोल देंगे। क्या इसको प्रिंसिपल एक्सिस बोलेंगे? नहीं भैया, एक ऐसा लाइन जो दोनों से एक साथ पास करे, किससे? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल से होते हुए पास करे, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस। समझे? क्या हो गया इसको? कुछ हुआ है? ऐसे से कर रही है, रोजा है, रोजा है, रोजा है ना? ठीक है, चलिए तो भैया सुन लो ध्यान से। हाँ इधर देखो, अब चाहे क्या बोला मैंने, प्रिंसिपल एक्सिस के लिए क्या बोला मैंने कि ये पोल से भी और सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी पास होना चाहिए, है ना? मतलब सिंपल सी बात है, एक ऐसा लाइन जिसके ऊपर भैया पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रहा है, उसी को हम क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल बोलेंगे। समझ में आया यहां तक में? कोई डाउट है किसी को? कोई डाउट नहीं है तो आप भैया अपने हिसाब से थोड़ा सा इसको और इसको बना लीजिए तो अपने कॉपी में, और जैसे जैसे लिखा हुआ है अब लिख लीजिए तो बढ़िया लगेगा। सुनिएगा, देखो ध्यान से सुन लीजिए। हाँ 2 मिनट ध्यान से सुनिएगा, इधर सुन लो, सुन लो इधर भैया। अभी इससे पहले हमने आपको हर एक टर्म्स के बारे में समझाया था, है ना? 2 टाइप्स के मिरर, कनकेव और कन्वेक्स, मतलब स्फेरिकल मिरर में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर, ठीक है? अब हम बात करने वाले हैं यहाँ पर थोड़ा सा प्रिंसिपल फोकस क्या होता है और उस प्रिंसिपल फोकस का लेंथ कितना होगा, ठीक है? टॉपिक है भैया, दोनों एक ही कंडीशन है, आपका प्रिंसिपल फोकस क्या होगा और फोकल लेंथ कितना होगा, ठीक है? तो हमें दोनों मिरर में जो स्फेरिकल 2 मिरर है, कनकेव और कन्वेक्स के लिए अगर मैं बात करूं तो दोनों के लिए अलग अलग प्रिंसिपल है ना? तो उन दोनों का प्रिंसिपल फोकस क्या है और प्रिंसिपल फोकल लेंथ कितना होगा, ध्यान से समझेंगे भैया। अगर मैं प्रिंसिपल फोकस की बात करूं तो प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक ऐसा पॉइंट होता है, प्रिंसिपल एक्सिस पे ही एक ऐसा पॉइंट होता है जो रे, जितने भी रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट होंगे ना, वो क्या होगा वहां पर? कन्वर्ज होगा, डाइवर्ज होगा। ध्यान से, ऐसा मत समझो, देखो ध्यान से भैया, ये आपका 2 मिरर के हिसाब से मैंने आपको बता रहा हूं, एक अलग अलग कंडीशन से लिया मैंने। एक कनकेव मिरर की बात करूंगा और फिर मैं इसके बाद आपको कन्वेक्स मिरर की बात करूंगा, ठीक है? अब समझो ध्यान से, इधर समझो, इधर से सुनिएगा। ये जितने चीज बोल रहा हूं सारे चीज लिखा हुआ, आप ध्यान से समझेंगे, है ना? मैंने आपको सबसे पहला वाला कंडीशन भैया, जिस दिन आपको रे ऑप्टिक्स स्टार्ट किए थे उसी टाइम में हमने आपको 3 टाइप्स के रे वैसे बताए थे। वहां पर एक याद होगा, एक मैंने कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे के बारे में बताया था, है ना? उसके कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात किए थे, है ना भैया? कौन सा रे है? कन्वर्जिंग रे और डाइवर्जिंग रे के बारे में बात किए थे, है ना? तो अगर मैं इधर देखो, ये आपका एक कनकेव मिरर है ना? कनकेव मिरर है भैया, आपको पता है कनकेव मिरर है, तो ये पॉइंट को हमने सेंटर ले लिए जो सेंटर ऑफ कर्वेचर को बता रहा है, ठीक है? ये जो रेड कलर का लाइन है वो क्या है? देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर और किससे पास हो रहा है? फोकस से, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस होगा। मतलब ये जो लाइन है, ये कौन सा लाइन है? एक्सिस का लाइन है भैया, प्रिंसिपल एक्सिस का लाइन है ना? इसी प्रिंसिपल एक्सिस पे कहीं पर भी कोई एक ऐसा पॉइंट है जो आपको प्रिंसिपल फोकस कहलाता है, ठीक है? अब वो फाइंड आउट करने के लिए हमको क्या करना पड़ता है कि डिफरेंट टाइप, मतलब यहां पर भैया रे ऑफ लाइट जो है वो इंसिडेंट करवाते किसके पे? मिरर पे। और वो जो रे ऑफ लाइट जो क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है ना? डायरेक्शन आप देखिए ध्यान से, जो ग्रीन कलर का दिख रहा है भैया वो रे ऑफ लाइट है जो प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा है? पैरेलल है। जब भी वो इंसिडेंट करेगा, तो मैंने आपको रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में पढ़ाया था, किसी भी रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो क्या करेगा भैया? वो रिफ्लेक्ट करेगा ना, रिफ्लेक्ट करेगा। अरे भाई मान लो एक ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, अगर मैं कोई रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं तो क्या करेगा? वो रिफ्लेक्ट करेगा। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में 2 लॉ याद है ना,
सबसे पहला लॉ हमने आपको बताए थे कि जितने एंगल से आप इसके ऊपर इंसिडेंट करते हो और जितने एंगल से वो रिफ्लेक्ट होगा दोनों आपस में बराबर होता है। दूसरा लॉ हमने आपको बताया था कि जिस प्लेन से आप इंसिडेंट करवाओगे रिफ्लेक्शन भी उसी प्लेन से होगा, याद आया ना। तो सेम कंडीशन है भैया, अगर मैं इस प्लेन से इस मिरर के ऊपर रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा रहा हूं तो रिफ्लेक्ट भी क्या होगा, इसी पे होगा। तो ध्यान से समझेंगे, चाहे आप यहां पर मैंने 4 रे ऑफ लाइट है, 4 लाइन दिख रहे होंगे आपको, 4 रे ऑफ लाइट को जब इंसिडेंट करवा रहा हो, है ना, तो चारों लाइन रे ऑफ लाइट क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा और वो प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट पे आकर क्या कर रहा है भैया, कन्वर्ज कर रहा है, क्या कर रहा है, मीट हो रहा है। देखिए अगर मैं इस रे ऑफ लाइट की बात करूं भैया, इस रे ऑफ लाइट की, तो इसका भी रिफ्लेक्शन इसी पॉइंट पे आ रहा है, सुन लो, इसका भी रिफ्लेक्शन किस पे आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। दूसरे रे ऑफ लाइट की बात करूंगा तो इसका भी रिफ्लेक्शन क्या आ रहा है, इसी पॉइंट पे आ रहा है। चाहे यहां पर एक नहीं आप 1000 डाल दो, सुन लो भैया, अगर मैं एक और रे ऑफ लाइट डालूंगा तो इसका भी रिफ्लेक्शन क्या होगा, इसी पॉइंट पे आएगा। लेकिन कंडीशन यहां पर ऐसा होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल एक्सिस के कैसा होना चाहिए भैया, पैरेलल। लेकिन अगर भैया अब सपोज मान लो, हो सकता, सुन लो भैया, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, आपने यहां पर एक पैरेलल दे दिए, ये यहां पर हो गया, है ना, रिफ्लेक्ट कर गया, प्रिंसिपल एक्सिस को कट कर गया। अगर सपोज मान लो आपको एक रे ऑफ लाइट जो डाल रहे भैया, कि अगर वो फोकस से होते हुए पास हो रहा है, किससे, फोकस से, बाद में बात पता चलेगा कि इसको हम फोकस क्यों बोलते हैं। अगर ये फोकस से होते हुए पास हो रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो उसका जो रिफ्लेक्शन जो होता है वो भैया क्या होगा, पैरेलल होगा, है ना। तो हम पढ़ेंगे इस सारे चीज के बारे में, किस किस फॉर्म में कब रे ऑफ लाइट को कहां से पास करें जिससे उसका रिफ्लेक्शन कब होगा। अभी सिंपल सा कंसेप्ट था, आपको फोकस के बारे में जानना था। तो भैया अगर मिरर पे किसी भी रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करके वो रिफ्लेक्ट जो करेगा, तो प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे वो कट करता है उसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, अरे भैया प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। मेरा कहने का मतलब ये है, सुन लो, जैसे यहां पर 4 लाइन मैंने दिखाया था आपको, यहां पर मैंने कितने लाइन दिखाए थे भैया, 4 लाइन के बारे में बात किए थे। सुन लो ध्यान से, ये लाइन हटा देते हैं, हाँ सुनिएगा इधर भैया, यहां पर मैंने 4 रे ऑफ लाइट मैंने दिखाया था जो इंसिडेंट तो कर रहा है, लेकिन अब देखिए ध्यान से, अगर ये प्रिंसिपल एक्सिस है, एक रे ऑफ लाइट भैया अगर ये कट कर रहा है प्रिंसिपल एक्सिस को इस पॉइंट पे, अगर मैं दूसरा रे ऑफ लाइट सेम पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूं तो इसका मतलब नहीं ये यहां पर कट करेगा भैया, ये भी क्या होगा, इसी पॉइंट से हुए पास करेगा, जिस पॉइंट पे एक बार कट हो गया। 10 फोकस पॉइंट नहीं मिलेंगे आपको, कोई प्रिंसिपल एक्सिस पे कितने, एक ही पॉइंट मिलेंगे। चाहे आप उसके ऊपर 1000 रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करवा दो, ये सब के सब भैया एक ही पॉइंट से क्या होगा, पास करेगा। तो इसी पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, यही जो पॉइंट है इसी को हम बोलते हैं भैया प्रिंसिपल फोकस। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस। समझ में आया यहां तक, अरे क्लियर है यहां तक। अब देखो ध्यान से, ये है आपका प्रिंसिपल, हाँ सर जी, हाँ हाँ, क्या होगा भैया, ये आपका प्रिंसिपल फोकस होगा। अब ध्यान से समझिए, ये प्रिंसिपल फोकस समझ गए कनकेव मिरर में भैया, जितने भी रे ऑफ लाइट को आप इंसिडेंट करवाओगे मिरर के साथ, तो किसी एक पॉइंट पे रिफ्लेक्ट होगा, कहां पर, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल एक्सिस पे, तो उसी पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा भाई साहब, यहां से आप ध्यान से देखो, तो ये जो है, ये जो पॉइंट जो दिख रहा है, सुन लो इधर, आपने अभी पढ़े कि सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना, जिसको आप किससे डिनोटेट करते हैं, आर से डिनोटेट करते हैं। सेंटर से और किसके, पोल के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। तो ये जो एफ जो है और इस पी के डिस्टेंस, अगर मान लो ये एफ और पी है, तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होता है भैया वो भी एफ कहलाता है, लेकिन इसको हम क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं। समझ में है, क्या बोलते हैं इसको, फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ देखो, ये फोकस अलग चीज है, फोकस जो है प्रिंसिपल फोकस वो सिर्फ एक पॉइंट है। अगर मैं फोकस लेंथ के बारे में बात करूं तो डिस्टेंस होगा फोकस
के और प्रिंसिपल सॉरी पॉइंट के बीच के का, है ना भैया। ये देख रहे हैं आपका, ये फोकस है और ये पोल या वर्टेक्स बोलेंगे, तो इनके बीच का जो भी डिस्टेंस होगा वही क्या कहलाएगा, आपको फोकल लेंथ कहलाएगा। समझ गए यहां तक, समझ गए यहां तक भैया, है ना। और देखो ध्यान से सुनेंगे, इधर ध्यान से सुनेंगे। मैंने आपको कन्वर्जिंग रे ऑफ लाइट में बताया था कि बहुत सारे रे ऑफ लाइट आके किसी एक पॉइंट पे क्या करेगा भैया, मीट करता है। अब ध्यान से देखो, तो यहां पर बहुत सारे रे ऑफ लाइट आके किसी एक पॉइंट पे ही मीट कर रहा है ना, अरे किसी एक पॉइंट पे ही मीट कर रहा है, तो आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में रह सकता है कि कन्वर्जिंग मिरर इज नोन एज, किसको बोलते हैं, तो याद रख लेना भैया कि कनकेव मिरर का ही एक नाम है जिसको हम कन्वर्जिंग मिरर बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग मिरर बोलेंगे। रीजन क्या है, क्योंकि जितने भी रे ऑफ लाइट आप यहां से इंसिडेंट करवा रहे हो वो किसी एक ही पॉइंट पे आके क्या हो रहा है भैया, मीट कर रहा है। जितने भी रिफ्लेक्ट हो रहा है वो किसी एक ही पॉइंट पे आके क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है। इसीलिए इसका नाम क्या हमने डाले हैं, कन्वर्जिंग मिरर। इसीलिए इसका नाम हमने क्या डाले भैया, कन्वर्जिंग मिरर। समझ में यहां तक, अरे हाँ या नहीं। अब देखो इधर देखिए ध्यान से भैया, वो जो था, हाँ भैया अभी टाइम नहीं हुआ है, बहुत कुछ बचा है, रुक जाइए आराम से। देखो इससे पहले जो हमने बात किए थे वो आपका कन्वर्जिंग मिरर के बारे में बात किए थे, कनकेव मिरर के बारे में बात की थी, ठीक है। देखो दूसरा जो कंडीशन है, ठीक है, इसके बाद जो कंडीशन है वो है फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए, ठीक है। इसके बाद जो कंडीशन वो क्या है भैया, फॉर कन्वेक्स मिरर के लिए। ध्यान से सुनना, देखो यहां पर अगर कन्वेक्स मिरर में कोई मतलब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल अगर रे ऑफ लाइट को क्या कर रहे हो, आप इंसिडेंट करवा रहे हो, तो वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करेगा, वो भी रिफ्लेक्ट करेगा। देखो अगर मैं इसकी, सुन लो इधर भैया, अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट करवा रहा हूं तो देखो इंसिडेंट करवा रहा हूं तो ये क्या कर रहा है, रिफ्लेक्ट कर रहा है। देख रहे हैं, ये इसका रे ऑफ लाइट इधर, ये रिफ्लेक्ट इधर कर रहा है, ये रिफ्लेक्ट इधर कर रहा है। अभी जो है यहां पर ध्यान से देखो, तो जो रिफ्लेक्ट जो कर रहा है वो किसी एक पॉइंट पे आके मीट नहीं कर रहा है, मिल रहा है क्या, नहीं कर रहा है। लेकिन हम ऐसा मान के चलते हैं, सुन लो इधर भैया, हम ऐसा मान के चलते हैं कि जो रिफ्लेक्शन जो लाइट है जो रिफ्लेक्ट किया है वो मिरर के पीछे किसी एक पॉइंट पे क्या कर रहा है, वो मीट कर रहा है। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इमेजिन करना पड़ेगा। तो देखिए मैंने डॉटेड लाइन यहां पर क्या किया, ड्रॉ किया हूं, है ना। मिरर के पीछे क्या लाइन ड्रॉ किया हो भैया, डॉटेड लाइन ड्रॉ किया हो। तो जहां पर जिस पॉइंट पे वो एक साथ मीट करेगा इसी को हम क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे। इसी को हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे, ठीक है। और इस पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होगा, है ना, इस पोल और फोकस के बीच का जो दूरी होगा उसको हम क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। क्लियर यहां तक, है ना। अब देखो ध्यान से भैया, इसके जो रिफ्लेक्शन जो हो रहे हैं, है ना, जो रे ऑफ लाइट आ रहा है लेकिन जो रिफ्लेक्ट हो रहा है वो देख रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में क्या हो रहा है, डाइवर्ज हो रहा है। तो भैया कन्वेक्स मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं, है ना। कन्वेक्स मिरर को ही हम क्या बोलते हैं, डाइवर्जिंग मिरर बोलते हैं। भैया कनकेव मिरर एक कन्वर्जिंग मिरर है और कन्वेक्स मिरर कैसा मिरर है, एक डाइवर्जिंग मिरर है। समझ में आया, इसीलिए यहां पर नाम दिया हुआ था, इट इज ऑल्सो डाइवर्जिंग मिरर, है ना। भाई साहब यहां पर जो कनकेव मिरर है इसका नाम हमने कन्वर्जिंग मिरर, और कन्वेक्स मिरर जो है इसका नाम हमने क्या दिए, डाइवर्जिंग मिरर। क्लियर यहां तक में, किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई डाउट है, बंद कीजिए, किसी को कोई डाउट है भैया उठ के जाए तो बाहर। हाँ देखिए कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं ना। एक लास्ट टॉपिक देखेंगे भैया, हेडिंग डाल लीजिएगा। हाँ हाँ, नहीं लाइट मत बंद, हाँ मैं दिख जाएगा। रिलेशन बिटवीन एफ एंड आर, ध्यान से देखोगे, रिलेशन बिटवीन, हेडिंग डाल लोगे,
रिलेशन बिटवीन क्या है भैया, एफ एंड आर। एफ मतलब आपका प्रिंसिपल फोकस और आर का मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक है, देखो ध्यान से, सुनिएगा ध्यान से इधर भैया। अभी हमने एफ क्या होगा उसके बारे में बात की है ना, और आपको पता है ये जो पॉइंट है मतलब पोल जो है और इस एफ के बीच का डिस्टेंस को ये आप क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलते हैं, है ना। तो अभी हम देखने वाले हैं रिलेशन क्या होगा फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। किसके किसके बीच का रिलेशन देखना है, फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का। भैया अगर इसमें अगर आपने डायग्राम समझ गए, पूरा ज्योमेट्री है, अगर डायग्राम समझ में आ गया तो बहुत आसान है। ध्यान से सुनना भाई साहब, इसमें ऐसा कोई जरूरत नहीं है कि मैं कोई एक ही मिरर से निकाल सकता हूं। आप ये रिलेशन चाहे कनकेव से निकालिए या कन्वेक्स से निकालिए, दोनों के लिए सेम आएगा, है ना। आप किसी एक से भी प्रूफ कर दो। यहां पर मैं अभी जो प्रूफ कर रहा हूं कनकेव लेके, आप कन्वेक्स से भी वैसे ही प्रूफ कर सकते हैं जैसे मैं यहां पर कनकेव के लिए कर रहा हूं। समझ में आया? तो देख लो ध्यान से भैया, मान लेते हैं यहां पर एक कोई कनकेव मिरर है। ध्यान से समझिएगा, इधर देख लो। अगर डायग्राम समझ में आ गया एक एक पॉइंट तो फिर आसान है ये आपके लिए। ये डेरिवेशन पूछा जाता है 2 नंबर में। देखो ये डेरिवेशन आपसे पूछा जाएगा। एक मिरर है भैया, आपको पता है अगर मिरर है तो इसका कुछ पॉइंट जो हम लेते हैं, ध्यान से समझना, देखना ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा ना। ये क्या होगा, इसका प्रिंसिपल एक्सिस होगा। ठीक है, अब ध्यान से समझिएगा भाई साहब, इस पॉइंट को आप क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं, है ना। कुछ मान लेते हैं यहां पर क्या है, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, ये एक कनकेव मिरर है जिसका ये रेड कलर वाला लाइन आपको क्या बता रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। और जहां पर इस मिरर को कट किया है उसको हम क्या बोलते हैं, पोल बोलते हैं। या फिर ये क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, जिसको आपने किससे डिनोटेड किया, सी से। ठीक है, अभी ध्यान से समझिएगा। अभी यहां पर मैं मानता हूं कि कोई रे ऑफ लाइट भैया जो पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस से, वो मिरर के ऊपर इंसिडेंट कर रहा है ना भैया। जब कोई रे ऑफ लाइट पैरेलली क्या करेगा, मिरर के ऊपर इंसिडेंट करे तो रिफ्लेक्ट करेगा जरूर, है ना। तो ध्यान से समझेंगे, उसका जो रिफ्लेक्शन जो होगा, देखो इसका ये क्या होगा भैया, रिफ्लेक्शन, ये ऐसे ही पास करेगा। और जहां पर भैया ये रिफ्लेक्ट करता है इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। हाँ या नहीं भैया, रे ऑफ लाइट इंसिडेंट किया वो क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा, इसी को आप क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। अच्छा, याद होगा आपको समझाया था मैंने कि मान लो भाई अगर कोई एक मान लो सरफेस है जिसके ऊपर अगर कोई रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करता है तो क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है। और यहां पर क्या बनेगा, एक नॉर्मल बनता है ना। तो ये एंगल आई होता है और ये एंगल आर होता है। तो सेम कंडीशन यहां पर भी होगा, है ना। ध्यान से समझेंगे, अगर मैं यहां पर मान लू, देख लो नॉर्मल को मैं व्हाइट वाले कंडीशन से दिखा रहा हूं। ये एक नॉर्मल जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ये दिख रहा है आपको। ये जो व्हाइट वाला है वो क्या है, नॉर्मल है। इसका मतलब देखिए ध्यान से, ये जो है इसको क्या मैं एंगल ऑफ आई बोल सकता हूं और इसको मैं एंगल ऑफ आर बोल सकता हूं। भैया एंगल ऑफ आई क्या है, इंसिडेंट एंगल है, और एंगल ऑफ आर क्या है, रिफ्लेक्शन एंगल। समझ में आया तक? डायग्राम समझ जाइए। अगर डायग्राम समझ में आ गया होगा तो फिर बहुत आसान है, फिर कुछ नहीं है। 10th का एक मैथमेटिक्स से छोटा सा और कुछ नहीं है। अब ध्यान से समझो भैया, फिर से समझो मैंने क्या बोला हूं। भैया एक मिरर लिया हूं जिसपे ये रेड कलर का लाइन आपको क्या दिखा रहा है, प्रिंसिपल एक्सिस को, है ना। और यहां पर इसी एक्सिस पे आपका कोई एक सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल है इस पे, है ना। इस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली कोई रे ऑफ लाइट हम क्या करवा रहे हैं, इंसिडेंट करवा रहे हैं। किससे, मिरर से। तो क्या करेगा भैया, रिफ्लेक्ट करेगा। और प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे कट कर रहा है उसी को हम क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल फोकस बोलते हैं। क्लियर है? प्रिंसिपल एक्सिस को जिस पॉइंट पे भी कट करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल फोकस बोलेंगे। तो ये फोकस है। अब ध्यान से समझेंगे, यहां पर हम नेमिंग कर देते भैया, थोड़ा इसको हम ए मान लेते हैं और इस पॉइंट को बी। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको सी दिया हुआ है और ये कितना है, एफ है, और ये कितना है, पी है। कोई दिक्कत यहां तक में किसी को कोई दिक्कत है?
डायग्राम समझ गए होंगे यहां तक पूरा। अब ध्यान से सुनो भाई साहब, अभी हमने पढ़े लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, सुन लो, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। क्या मैं बोल सकता हूं भाई कि एंगल आई जो है वो एंगल आर के बराबर है? पक्का है ना। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल आई जो होगा एंगल आर के बराबर होगा। इसका मतलब क्या होगा कि एंगल ए बी सी जो है वो बराबर है सी बी एफ से। बोलिए तो भैया, बोलिए हाँ या नहीं। अच्छा, इसको हम इक्वेशन नंबर क्या ले लेते हैं? 1 ले लेते हैं। ध्यान से समझना, मैं अभी क्या बोल रहा हूं भैया, एंगल आई जो है एंगल आर के बराबर है। आई एंगल देखिए ए बी सी है और एंगल आर कितना है? देखिए सी बी एफ है, हाँ या नहीं। अच्छा, मैं शुरू से ही बोल रहा हूं कि जो ए बी जो लाइन है या रे है वो क्या पैरेलल होगा सीपी के साथ? अरे हाँ या नहीं भैया, अगर ए बी पैरेलल है सीपी के साथ, और ध्यान से देखिए तो सीबी जो है क्या एक ट्रांसवर्स लाइन है? कैसा लाइन है भैया? ट्रांसवर्स लाइन। अरे आपने क्लास 9th में पढ़े होंगे कि अगर एक लाइन ये है, दूसरा लाइन ये है, अगर ये ए बी है, सुन लो, और ये सी डी है, और भैया अगर ए बी पैरेलल है सी डी के साथ और कोई एम ट्रांसवर्स लाइन इसको कट कर रहा हो, क्या कर रहा है भैया? जिसको हिंदी में आप तिर्यक रेखा बोलते थे, है ना। एक ए बी और बी बी अगर समानांतर लाइन है भैया, तो कोई तिर्यक रेखा क्या करता था? उसको कट कर रहा था ना। अरे हाँ ही नहीं। तो आपको पता है ना कि इसका जो ये एंगल होगा सेम ये एंगल के बराबर, और इसका भी ये एंगल जो होगा इस एंगल के बराबर। अरे हाँ ही नहीं, है ना। तो अगर मैं यहां पर बोल रहा हूं कि देख रहे हैं ए बी जो है वो सीपी के क्या है? पैरेलल है, और ये जो सीबी जो है वो क्या है? इसका ट्रांसवर्स लाइन है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कि एंगल ए बी सी जो है, देखिए ये एंगल क्या इस एंगल के बराबर होगा भैया? किसके? एंगल बी सी क्या है भैया? एफ है। बोलिए, इसको मैं इक्वेशन नंबर क्या ले लेता हूं? 2 ले लेता हूं। ले सकते हैं भैया। इसका मतलब ये आई है तो ये भी क्या कहलाएगा? आई कहलाएगा, है ना। अब देखो ध्यान से सुन लो भैया, इन दोनों इक्वेशन के बारे में बात करते हैं। इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 के बारे में बात कर लेते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। अगर मैं इक्वेशन 1 एंड 2 को देखते हुए, मद्देनजर रखते हुए देख रहा हूं, तो देखिए इधर भैया राइट साइड और लेफ्ट साइड दो टर्म्स होते हैं, तो लेफ्ट साइड इक्वल है, तो इसका मतलब राइट साइड भी पक्का। इसका मतलब भैया आप देख रहे हैं कि ये भी ए बी सी है और ये भी ए बी सी है। इसका मतलब एंगल जो होगा वो सी बी एफ बराबर होगा किसका? बी सी एफ के। बोलिए भैया, है ना। समझ में आया भैया? इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखिए आप। देखिए राइट साइड नहीं, लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। एबीसी और एबीसी दोनों बराबर है, इसका मतलब ये दोनों भी आपस में पक्का, है ना। अच्छा, अब देखो भाई साहब, इस एंगल सी बी एफ क्या है? देखिए तो क्या अगर मैं बात करूंगा सी बी एफ के बारे में, तो सी यहां पर है, बी और एफ है, इसके सामने वाला साइड क्या है भैया? सी एफ है। अब ध्यान से समझिएगा, एंगल क्या है भैया? बी सी एफ है। देख रहे हैं, इस एंगल के सामने वाला साइड क्या है? बी एफ है। क्या मैं बोल सकता हूं? अरे भाई नहीं समझे होंगे तो ध्यान से समझ। आपने समानांतर त्रिभुज पढ़े होंगे, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं, जिसमें भैया अगर कोई दो एंगल्स आपस में बराबर होता है तो इसके आमने सामने वाला साइड भी क्या होता है? बराबर होता है, हाँ या नहीं। तो क्या मैं इसके अकॉर्डिंग्स बोल सकता हूं ये चीज? ठीक है, बहुत बढ़िया। जब ऐसा बोल सकते हैं ना, तो यहां तक एक पड़ाव भैया कंप्लीट होता है अपना। अब हम चलते हैं दूसरे पड़ाव के ऊपर, नाव। ध्यान से समझेंगे भाई साहब, यहां पर आपको दिख रहा होगा कि जो मैंने यहां पर कल की बात करता हूं, मैंने फिजिक्स में आपको बताया था एक ट्रायंगल्स के बारे में, कि अगर एक कोई साइड बड़ा है और एक कोई साइड भैया बहुत छोटा है, और लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि अगर ये एंगल थीटा बहुत छोटा होगा, स्मॉल होगा, तो उस कंडीशन से छोटे वाले से हम बड़े वाले के ऊपर क्या ड्रॉ कर सकते हैं भैया? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ कर सकते हैं? इसे परपेंडिकुलर। और जैसे ही परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये साइड जो होगा इस साइड के ऑलमोस्ट बराबर होगा।
बताया था कल, है ना। चलिए ध्यान से समझेंगे, यहां तक सबको पता होगा तो भैया ये भी चीज खत्म हो जाएगा। देखो अब हम ये मान लेते हैं नाव में भैया, ये जो बी पॉइंट है ना, ध्यान से समझिए, दिखाने के लिए मैंने आपको थोड़ा सा ऊपर लिया हूं भैया। आप एग्जैक्टली अगर मान के चलते कि ये बी पॉइंट जो बहुत नियर है किसके पास, पी पॉइंट के पास है भाई। अगर देखो ध्यान से, अगर ये कोई कर्व लाइन है और यहां पर पी पॉइंट और उसके बहुत नियर होगा, इसका मतलब ये एक लाइन होगा। अरे हाँ नहीं, एक लाइन होगा, है ना। और कैसा लाइन दिखेगा, दोनों के परपेंडिकुलर ही दिखेगा। तो इसका मतलब ध्यान से सुनना भैया, पॉइंट बी जो है, देखो ध्यान से, पॉइंट बी नियर टू किसके पास, पॉइंट किसके पास भैया, पी के पास, या आप इसको बोल सकते हैं किसके पास, किस कौन से क्या है, पोल के पास। अगर पॉइंट बी जो है वो किसके पास है भैया, पी के पास है। ध्यान से समझिएगा, अगर ये पॉइंट बी जो है बहुत पास है, मान लीजिए इसको उठा के अगर यहां पर दे देंगे तो क्या मैं बोल सकता हूं भैया कि जो पी एफ जो होगा वो बी एफ के बराबर होगा। अरे हाँ ये नहीं भाई, ध्यान से सुनना, यहां पर प्लीज ध्यान से सुनिएगा, यही एक टर्म है जो इसमें कंफ्यूजन था और कुछ नहीं, बाद बाकी सब 10th की तरह है, राइट एंगल ट्रायंगल वाले कंडीशन। ध्यान से सुनिएगा, बहुत आसान मैथ्स है, मैंने आपको कल फिजिक्स में बताया था, है ना। अगर एंगल बहुत छोटा है तो अगर छोटे वाले लाइन से आप भैया परपेंडिकुलर डालोगे किस पे, बड़े वाले लाइन पे, तो ऑलमोस्ट वो दोनों साइड क्या होता है, बराबर होता है। क्लियर है ना। तो भाई अगर मैं मान लेता हूं कि ये एंगल बहुत छोटा है, बहुत छोटा है, बहुते में बहुते छोटा है ना, या तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो बी पॉइंट है बहुत पास है किसके, पी के, है ना। किसके बहुत पास है भैया, पी के बहुत पास है। तो क्या मैं बोल सकता हूं यहां पर कि बी एफ जो होगा वो पी एफ के बराबर होगा। अरे बोल भाई, देखिए ना, क्या मैं बोल नहीं सकता हूं ये जो पी एफ जो ये लाइन और ये लाइन आपस में क्या होगा, बराबर होगा। अरे भाई ये लो तो पेन लो, देखो ध्यान से सुन लो भैया, अभी आपको सुन लो ध्यान से, ये पॉइंट आपका पी है, ठीक है, और ये पॉइंट आपका कोई बी है ना। अगर मैं इसको पास लेके जा रहा हूं तो देखिए, तो अभी आपको दूर से दिखेंगे ये दोनों लाइन आपस में बराबर नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या है, नीचे भी रख देंगे तो बराबर हो जाएगा। अरे भैया अगर अभी देखो समझाने के लिए मैंने आपको, ये पी पॉइंट है ये बी पॉइंट है, अभी आपको दिख रहा होगा नहीं है बड़ा, लेकिन अगर मैं बहुत पास लेके जा रहा हूं, बहुत पास लेके जा रहा हूं, ये बहुत, तो क्या हो रहा है, ये दोनों लाइन आपस में क्या दिख रहा है, बराबर दिख रहा है। तो वही कंडीशन मैंने यहां पर लिखवाया हूं भाई कि ये जो बी एफ जो होगा वो पी एफ के क्या होगा, बराबर होगा। क्लियर यहां तक। अब ध्यान से सुनना, यहां से भैया ये सारे कंडीशन, एक पड़ाव ये हुआ था, दूसरा पड़ाव ये हुआ था, ठीक है। अब देखो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, आर बराबर क्या है, आर किसको बोलते हैं, क्या मैं सीपी को बोल सकता हूं, अरे आर किसके बराबर है, सीपी के बराबर। ध्यान से सुनिए, ये जो सीपी है भैया, क्या मैं इसको बोल सकता हूं सी एफ प्लस में सी एफ प्लस में पी एफ, अरे हाँ ये नहीं, क्या बोल सकता हूं सी एफ प्लस में, अच्छा देखो तो सी एफ किसके बराबर है, अच्छा और बी एफ किसके बराबर है, पी एफ के ना। तो ऑलमोस्ट देखो बातें नहीं, ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा भैया, आर जो हो जाएगा वो ट्वाइस, सुन लो ट्वाइस नहीं, ये किसके बराबर, पी एफ प्लस में पी एफ, हाँ या नहीं, बोल सकते हैं। इसका मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर आर जो ट्वाइस ऑफ किसके बराबर है, पी एफ। और भाई इसी यहां से पी से लेके एफ तक के डिस्टेंस को ये आप क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ बोलते हैं ना। तो देखिए एक रिलेशन आ गया, आर बराबर में ट्वाइस ऑफ एफ, है ना। तो यही रिलेशन आपको पता करना था जो मैंने हेडिंग डलवाया था भैया, हाँ वही है ना, एफ एंड आर के बीच का रिलेशन क्या है। तो भैया याद रखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है, सुन लो, रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होता है वो ट्वाइस ऑफ किसके, फोकल लेंथ का। जल्दी करो तो यहां तक बंद कीजिए। ये क्या आ गया, डेस्कटॉप इज करंटली से, इसको थोड़ा सा सही से सेंटेंस लिख देना भैया, ये नहीं हो रहा।
नीचे की छोड़िए। इस पे क्लिक कीजिए, इस पे क्लिक कीजिए, को हटाना, इसको, इस पूरे पॉइंट पूरा हटाइए, पूरा हटाइए, इसको, इसी लाइन को पूरा। लिख नहीं सकते हैं? अरे यार, हाँ, फोकल लेंथ भैया, फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। यहाँ पर भी आप लिखेंगे, नाव के पास एक लाइन है, हटा। हाँ, आप जब आइएगा तब मुझे बता देना, हम बता देंगे। हाँ हाँ, बस एक पॉइंट लिखना था, बी इज वेरी क्लोज टू पी। ठीक है, ये यहाँ तक में आपका स्वागत था, जो भी पढ़े आपने। जाइए, आप आराम से होली मनाइए और खेलिए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली भैया सबको।